चलिए, रिया के कहना है सर लास्ट क्लास में रिजर्व एंड सरप्लस वाले पॉइंट में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आज वाली क्लास के बाद आपको प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी। वो आज मैं रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, मुझे पता था कि वो आना है डाउट, तो मैंने रिजर्व एंड सरप्लस के लिए 2 स्पेशल क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अगेन क्लास को स्टार्ट करने से पहले वेरी 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 गुड इवनिंग, और होपफुली आप सभी चीजों को अच्छे से रिकॉर्ड भी कर रहे होगे और सभी चीजों को अच्छे से लिख रहे होगे रजिस्टर पे। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो मान के चलो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सेमेस्टर 5 का रिजल्ट आया, बहुत बच्चों के उसमें से ओ भी आया हुआ है, जिसको हम 100% कह सकते हैं रिजल्ट आया। इनकम टैक्स के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंट में बहुत सारे बच्चों का आया, और बहुत सारे बच्चों का डाउन रिजल्ट भी आया। इस बार थोड़ा सा पेपर स्टिक चेकिंग भी हुआ है, तो होपफुली आपका भी मान के चलो दिस वीक तो खत्म ही हो गया। नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा, जिसके अंदर आपको रेगुलर का, एसओएल का तो एक ही साथ आ जाएगा, अभी रेगुलर का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए, हमने लास्ट क्लास में 10 एडजस्टमेंट कर लिए थे, और उन सारे एडजस्टमेंट को आपको रिवाइज करना है। वीडियो प्लेयर में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, अपडेट कर रहे थे तो, बट वो अपडेट अब ठीक हो गया है, तो आपका नॉर्मल चल रहा होगा। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 11, कुछ इस टाइप के कुछ पॉइंट्स होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो जब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 5000 फ्रॉम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो कैसे होगा, वो चीजें मैं आपको बता दूं। देखिए, मान लेते हैं, क्योंकि मैं इसके लिए जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब तक समझ नहीं आएगा, और क्वेश्चंस कराऊंगा उसके बीच में आएगा तो आपको थोड़ा मुझे कम समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले उसको समझा हुआ है। ये सपोज करो आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, सपोज करिए ये आपका ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस है, और यहां पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो आपका मान के चलिए ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। यहां पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मैंने लिखा हुआ है 20,000, और उसके नीचे एडजस्टमेंट में ये आ गया कि राइट ऑफ 5,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, या इसके जगह पे 5,000 की जगह पे अगर मेरा 20,000 हो तो मैं बोल सकता हूं 1/4, या फिर मैं बोल सकता हूं इसकी जगह पे 25%। मतलब 20,000 का 1/4 कितना होता है, 5,000, और 1/4 का मतलब भी क्या होता है, 25%। यानी हो सकता है परसेंटेज में दे, और हो सकता है आपको कि अमाउंट में दे दे, और हो सकता है आपको फ्रैक्शन में दे दे, मतलब एक ही है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे सर, इसका ट्रीटमेंट देखिए कैसे होगा। आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं, ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है, या मैं इसको सिंपल ऐसे ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा जैसे पहले बोलता था ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। मैंने क्वेश्चन बताया और इस क्वेश्चन का यानी एडजस्टमेंट ही है सिर्फ ये, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर सिर्फ ट्रायल में ही होता तो फिर, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, ट्रायल में होता है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यू नो के एक तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करिए, जैसे हमने पहले देखा था, या फिर अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखा दीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टेटमेंट P&L में ले जाएंगे। मैं प्रॉपर अमाउंट के साथ करके दिखाऊंगा, आप कोऑर्डिनेट करिएगा। और स्टेटमेंट P&L में जाने के बाद हम जाएंगे कहां पे, अदर एक्सपेंस में। और अदर एक्सपेंस में हम पहले लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और वहां पे हम ये 20,000 रुपए अमाउंट कोट करेंगे उस नोट के अंदर। अदर एक्सपेंस का जो नोट होगा ना, अरे अदर एक्सपेंस का जो नोट होगा उस नोट की, अरे शिट 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 शिट, चलो अदर एक्सपेंस का जो नोट होगा ना उसमें बात कर रहे हैं हम, अदर एक्सपेंस के नोट में। और यहां से आप लेस कर देंगे, लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, राइट ऑफ, नहीं यहां से आप, कहता है राइट ऑफ कितना करना है, 5,000,
5,000 राइट ऑफ करना है, तो मतलब अब आपको अदर एक्सपेंस में दिखाना ही 5,000 है, और पहले से कितना था आपका ट्रायल बैलेंस में 20,000। तो जितना राइट ऑफ करने को बोला जाता है वो आपको P&L में छोड़ना है, तो बाकी कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बैलेंस कितना 15,000। यानी अब देखो अदर एक्सपेंस में कितना रह गया हमारा, मात्र 5,000। समझे बात। अब सर दूसरे तरफ आप बैलेंस शीट में जाओगे, और बैलेंस शीट के कहां जाओगे, लाइबिलिटी में जाओगे। लाइबिलिटी में कहां जाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस में जाओगे, और उस नोट में जाके आप लेस कर दोगे प्रीलिमिनरी। कितना लेस करोगे पता है, यहां से 15,000। ये एडजस्टमेंट बनेगा। देखिए जितना पार्ट राइट ऑफ बोलता है उतना पार्ट आपको अदर्स एक्सपेंस के अंदर तो बचाना ही बचाना है, और बैलेंस जो बच गया इसके दो ट्रीटमेंट बता रखे हैं, या तो आप यहां ले जाओ, अगर एसेट्स में दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, वो भी कहां, करंट एसेट्स में। लेकिन न्यू लॉ के हिसाब से, पहले पुराने टाइम पे तो ये अलाउड था, न्यू लॉ के अंदर बोला गया कि अब सीधा आप खत्म ही कर दो, उसको जीरो कर दो। तो दो जगह एडजस्टमेंट चला गया आपका इसके। अगर आप बोलते हो सर इसकी एंट्री का अगर देखा जाए तो एक तो यहां पे आ गया हमारा 5,000 रुपए, हमारे टोटल कितना था 20,000, एक यहां 5,000 चला गया, और बाकी का कहां चला गया 15,000 उस साइड में चला गया। देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का कैसे ट्रीट करना है, बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें, समझ में आया कैसे करना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आ गया, अगर आ जाता 20% तो सर कैसे करते हैं, अमाउंट में तो आपने झट से 5,000 15,000 कर लिया, तो पहले आप इसका 20% निकालते, 25% 5,000, और फिर यही काम करना पड़ता। ठीक है, तो ये था एडजस्टमेंट नंबर 11। तो ये एडजस्टमेंट के बाद अब आगे आते हैं हम, कहता है हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। मतलब क्या है सर, आपके सामने ऐसे ट्रायल बैलेंस होगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे अपने एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चंस में क्लियरिटी रहे। और बच्चों को मैं हर बार कहता हूं कि आप लाइव क्लास जरूर अटेंड करिए, और नहीं अटेंड करेंगे आपको सेकंड सेमेस्टर में पता चल जाएगा सारी चीजें। जैसे मैंने लिखा सपोज 12% डिबेंचर 1,00,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मान लेते हैं, खर्चा है तो ये तो डेबिट होगा 6,000। अब क्वेश्चन में तो स्पेशली कह रहा है कि हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। अगर ये लाइन ना भी कहता तो आप समझिए पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, पूरे साल का इंटरेस्ट होना चाहिए 1,00,000 पे सीधा सीधा 12%, यानी बनना तो 12,000 चाहिए, लेकिन पहले से कितना गिवन है आपको, तो 6,000 तो वैसे भी बाकी रह गया। तो आपको ये लाइन कहे अथवा ना कहे, आपको ऐसे कंपैरिजन करके आपको जो आपका ड्यू वाला पार्ट होगा वो निकालना ही पड़ेगा। अगर ये लाइन मैं मिटा दूं यहां से, ना कहूं ये लाइन, तब भी अगर ऐसा सिचुएशन हो तो करना ही पड़ेगा। तो हाफ ईयर का कितना बनेगा आपका, 6,000 दे ही रखा है, और अब 6,000 दे रखा है तो 6,000 बन गया। लेकिन क्वेश्चन आप यहां पे तो कैलकुलेटिव वे में निकाल के दिखा रहे हो कि सर 12 टोटल बने और 12 में से आपने 6 तो दे ही रखे हैं, तो 6 बच गए। ये तरीका हो गया। लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफाइड कर रहा है कि 6 महीने का, हाफ ईयर का ही बाकी है। तब हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधा हम क्या करेंगे, 1,00,000, हमें ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, और इनटू में आपका 12/100, और इनटू में सीधा 6 महीने बोला है, हटाओ कितने महीने का है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये 600। समझे। अब इसका कहां कहां ट्रीटमेंट ले जाओगे सर, 2 जगह ट्रीटमेंट जाएगा। एक तो चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, किस कॉस्ट में, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के नोट में क्या होगा, सबसे पहले गिवन होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और होगा पहले से ही गिवन, ये वाला पुट हो जाएगा यहां पे 6,000 ट्रायल बैलेंस वाला, प्लस ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना है आउटस्टैंडिंग भैया, 6,000, और इस जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा टोटल इस नोट के अंदर 12,000। और जो दूसरा चला जाएगा वो चला जाएगा कहां, बैलेंस शीट के कहां पे,
लाइबिलिटी साइड में, और लाइबिलिटी साइड में किस में, करंट लाइबिलिटी में, और करंट लाइबिलिटी में कहां पे, अदर करंट लाइबिलिटी में। और वहां पे पता है कितना अमाउंट शो करोगे, ओनली 6000 आउटस्टैंडिंग के नाम से। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? मुश्किल नहीं है, ये सारी चीजें आपने पहले करी हुई है, लेकिन मैं इसलिए दोबारा करा रहा हूं, समय रहते कई बार दिमाग से निकल जाता है बहुत बच्चों के, तो इसलिए मैं कराते जा रहा हूं आपको। और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊं तो आप एक बात को जरूर मेक श्योर करिएगा कि आपके सामने सारे एडजस्टमेंट एक जगह पे हो, क्योंकि मैं एक ही साथ करवा रहा हूं, इसलिए मैं बीच में क्वेश्चन नहीं करा रहा। मुझे आज क्वेश्चन कराना था एक, लेकिन मैंने सोचा एक बार एडजस्टमेंट करा दूंगा तो बच्चों का नोट भी बन जाएगा। तो एक ही जगह हो, जैसे क्वेश्चन आया आपने 10 के 10 एडजस्टमेंट में चेक किया, जो भी मिला उसके जैसा हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। अगला एडजस्टमेंट, कई बार ऐसा मिलेगा, अ क्लेम 25,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन होता क्या है पहले ये समझिए। मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में जो वर्कर है, इस फैक्ट्री में जो वर्कर है, ड्यूरिंग द जॉब करते करते इसके साथ कोई ना कोई हैपनिंग, दुर्घटना हो जाता है। जैसे जॉब करते करते मान लिया जाए इसके हाथ कट गए, इसके मतलब, या फिर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ जिससे कि ये परमानेंटली डिसेबल हो गया, और लास्ट डेथ भी हो सकता है, कोई भी हैपनिंग हो सकता है। आपने देखा होगा जब जॉब करते हैं लोग बाग, जैसे सिंपल सी बात करते हैं, हम आर्मी फोर्स की बात करते हैं, तो वो भी तो जॉब पे ही रहते हैं ना। तो जब जॉब पे जाते हैं, तो जब वॉर होता है तो उनमें वो शहीद हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम अगर सोचते हैं तो उनके परिवार वालों को हमें एक पैसा देना पड़ता है। सेम अगर आप किसी प्राइवेट चाहे सरकारी किसी नौकरी के अंदर आप हो, तो उनके परिवार के, उसके जीवन पालन के लिए, उसके लाइफ को आगे सर्वाइवल के लिए आपको सम पेमेंट देना पड़ेगा। जो पेमेंट उसको दिया जाता है दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन। और अगर हम उसको कंपनसेशन देते हैं तो ज्यादातर देखा जाता है कि उसके परिवार वाले उस कंपनसेशन से सहमत नहीं होते, कि नहीं भाई हमें इतना नहीं, इतने में तो क्या होता है, ये बहुत कम दे रही है कंपनी, जान चली गई और जान की कीमत बस 2 लाख। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं फैमिली वाले, कई अगर स्ट्रांग बैकग्राउंड से, अगर फैमिली ऐसे हालात हैं उनके कि मान के चलो कि भैया जो मिल गया सही है भाई, हाथ जोड़ के निकल गया। और कुछ फैमिली अगर बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो वो कोर्ट में केस लड़ लेती है कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए, और जिनके कोर्ट में केस चले जाते हैं वो अंडर डिस्प्यूट हो जाता है, फिर उसको कंपनसेशन नहीं देते, बोलते अब कोर्ट का फैसला आएगा तभी देंगे हम। जैसे मान लो मैंने किसी परिवार वालों को बोला कि मैं आपको 5 लाख रुपए कंपनसेशन दे रहा हूं, उसके परिवार वाले ने बोला मुझे तो 1 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम कंपनसेशन का, नहीं तो मैं नहीं लूंगी, मैं कोर्ट में केस करूंगी आपके अगेंस्ट। उन्होंने केस कर दिया, तो मैं अब 5 लाख रुपए जो उसे दे रहा था वो भी नहीं दूंगा, बोलूंगा एक बार फिर कोर्ट में डिस्प्यूटेबल केस हो गया, जब फैसला आएगा तब करेंगे। तो ये मुझे 1 करोड़ रुपए उसको देना भी पड़ सकता है और 1 करोड़ नहीं भी देना पड़ सकता है। अगर मैं कोर्ट में केस जीत गया तो मैं 5 लाख देके निपटाऊंगा, अगर आप जीत गए तो मुझे 1 करोड़ देना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ये लाइबिलिटी को बोलते हैं, जो कि अभी फिक्स नहीं हुआ लेकिन ये लाइबिलिटी तय है कि होगा, इसको बोलते हैं कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो कि किसी हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हो भी सकता है या फिर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। तो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी में क्या आता है, एक क्लेम आया था भैया 25,000 का वर्कमैन कंपनसेशन, बीइंग डिस्प्यूटेड बाय द कंपनी, कंपनी से डिस्प्यूट चल रहा है, समझ में आया? डिस्प्यूट मतलब भैया वो लेने को तैयार नहीं होंगे 25,000। तो ऐसे सिचुएशन में इसकी बैलेंस शीट के अंदर ये एडजस्टमेंट होगा, ये आपको कहां गिवन होगा? एडजस्टमेंट में। इसकी नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं करेंगे इसको। जस्ट एक बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट जैसे आप ऐसे बनाते हैं तो उसके नीचे नोट डाल दोगे कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी के नाम से। ये आपका मान लेते हैं एक फॉर्मेट मैंने बना दिया, शिट, मान लेते हैं नोट बना दिया, ठीक है। यहां पे आपका बैलेंस शीट हो गया, इधर लाइबिलिटी का टोटल, इधर एसेट्स का टोटल, ये बैलेंस शीट है। इसके अंदर तो कहीं नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा कॉन्टेंजेंट
लाइबिलिटी या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन रुपीस जो भी हमारा 25,000 एक स्टेटमेंट के टाइप से लिख देंगे। हालांकि ये आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं देखने को मिलेगा, कहां मिलेगा ऑलवेज, ये कहां गिवन होगा हमेशा बताइए, हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन। जब क्वेश्चन में आएगा तो ये रहेगा, भले ही कितनी लंबी चौड़ी कहानी बता दे, कितनी लंबी चौड़ी लाइन बता दे, मतलब मायने नहीं रखता। जब डिस्प्यूट ही है तो भैया आप तो देना लेना अभी है ही नहीं, जब होगा तब लिख लेंगे लाइबिलिटी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? चलिए एडजस्टमेंट 14 कहता है 7.5% ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। इसका मतलब क्या है? देखिए सिंपली आप अपना P&L तैयार करते हैं, मैं रफली एक आइडिया दे रहा हूं आपको, आप इससे कोऑर्डिनेट जरूर करिएगा। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ रहा होगा उसको मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे सब समझ में आएगा। जो बच्चा बीच में आएगा, मैं ये भी गारंटी के साथ कहता हूं उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। दोनों चीजें हैं। अब ये मैंने बनाया स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे आपको पता है कि आपने वन पार्ट में लिखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकेंड पार्ट लिखा था आपने अदर इनकम, फिर थर्ड पार्ट में आपने लिखा था क्या, टोटल लिख लिया था, फिर फोर्थ पार्ट में आपने क्या लिखा था, एक्सपेंस लिखा था, एक्सपेंस के अंदर फिर फिफ्थ पार्ट के अंदर आपका आ गया था ए, इसमें अल्फाबेटिकल लिख लेते थे, ABC खर्चे आ गए थे। नाउ फाइनली हमें यहां पे करते करते हमारा आ जाता था नेट प्रॉफिट। क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। मान लेते हैं 2 लाख रुपए आ गया नेट प्रॉफिट। हमने पूरी कैलकुलेशन किया, माइनस प्लस सब कुछ किया, 2 लाख आ गया। अब भाई इस 2 लाख के बाद ये एडजस्टमेंट लगेगा, इस एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे? क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं 2 लाख ही नेट प्रॉफिट मान के चलूंगा, तो इसकी एंट्री कहां होगी? बैलेंस शीट में। कहां पे भैया? लाइबिलिटी साइड। सर भैया लाइबिलिटी साइड में कहां? रिजर्व एंड सरप्लस में। सर इसकी एंट्री कहां होगी? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां भैया? लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में कहां भैया? रिजर्व एंड सरप्लस में। है दोनों एक ही जगह? बिल्कुल, समझना, दोनों एक ही जगह होंगी। कैसे एक जगह? मान लो मैं आपके सामने रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बना रहा हूं यहां, ठीक है, ये बना लिया मैंने आपके सामने नोट रिजर्व एंड सरप्लस का। चलो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट, सबसे पहले यहां पे लिखूंगा मैं सरप्लस, दैट इज प्रॉफिट। कितने का है? 2 लाख का। अब इसमें से लेस करूंगा मैं जनरल रिजर्व, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हो रहा है? लेस हो रहा है फ्रॉम, कहां से? सरप्लस या फिर प्रॉफिट बोल लो, मैं लेस कर दूंगा। कितने परसेंट भैया? 7.5% कह रहा है, तो 7.5% 15,000 होगा। अब जाके मैं इसे 185 लिख दूंगा, और यही जनरल रिजर्व अपर साइड में दिखा दूंगा मैं, रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व जो भी कह लो, 15,000। टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो एक जगह पे क्या हो गया, ये लेस, और इससे ऊपर जाके ये क्या हो गया? ऐड हो गया। ऐड मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यहां पे ये क्या हो जाएगा? शो कर देंगे हम। समझे? तो क्या ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही हुआ, और दूसरी जगह भी मैंने क्या करा इसको? रिजर्व एंड सरप्लस में। बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है, और जो कि ये रिफ्लेक्ट होता है। ये पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, फर्स्ट टाइम जैसे सेकंड सेमेस्टर में कर रहे हो तब देखा होगा। बिफोर टैक्स वाला लेंगे, आफ्टर वाला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये हमेशा आफ्टर वाला लेंगे हम। हमेशा कौन से वाला लेते हैं हम? ये आफ्टर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला ही होगा हमेशा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? क्लियर है ना? चलिए आगे कहता है प्रोवाइड इनकम टैक्स 30%, 30% इनकम टैक्स प्रोवाइड करना है। अब इसको कैसे ट्रीट करोगे आप? ये भी एडजस्टमेंट, सारे वो एडजस्टमेंट मैं बता रहा हूं, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस।
अगेन मैं बड़ा सिंपल तरीके से बना देता हूं, आपको बस एक रफली आइडिया हो जाएगा, और मैं करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे कितने परसेंट बोल रहे हैं, 30% ही करके दिखाऊंगा। मैंने लिखा फर्स्ट पार्ट दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए है, ठीक है, और कुछ है नहीं। नंबर सेकंड पार्ट एक्सपेंस आ गया, या सेकंड पार्ट टोटल आ जाएगा, क्योंकि अदर इनकम है नहीं तो सेकंड नंबर यही आ जाएगा टोटल। टोटल कितना आ गया इसका, 5 लाख। अब नंबर 2 के बाद आ जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे क्या आ गया हमारा, एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस में ए पार्ट डाल देते हैं, जैसे कि मान लो परचेज है, परचेज सपोज करो 2 लाख रुपए है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पार्ट जो आएगा ना, वो आ जाएगा ए माइनस, मतलब सेकंड पार्ट, मतलब टोटल आ जाएगा ये, इसका टोटल कितना हो गया, इसका टोटल कितने, 2 लाख। क्या कह रहे हैं, ये टोटल है एक्सपेंस का, समझे, ये क्या है, ये टोटल है एक्सपेंस का। अब क्या करेंगे हम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, ये कितना आएगा, अब माइनस करेंगे। माइनस पता है क्या करोगे, 3 2 माइनस में 4, यानी इस टोटल में से इस टोटल को माइनस, तो अब आएगा 3 लाख। अब यहां पे लेस कर देंगे हम क्या, टैक्स, और टैक्स कितना है हमारा 30%। आप याद करो, देखो 12th में कितनी बड़ी बड़ी चीजें आपको सिखाई जाती है, बट आप नजरअंदाज कर देते हो। तो कितना आ गया हमें, 90,000। तो अब जो आएगा आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 2 लाख। तो जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर कौन सा जाएगा परमजीत ने, तो ये वाला प्रॉफिट जाएगा 2,10,000। टैक्स एक जगह तो आ गया, यानी पहला टैक्स कहां आया, अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, एक आ गया हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में लेस फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स मत सोच लेना भाई, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से तो लेस करोगे, आफ्टर टैक्स तो ये है, इसमें से थोड़ी माइनस कर रहे हैं। अमाउंट भी लिख देता हूं, चलो अमाउंट आएगा जो लेस होगा वो 2,10, समझे। दूसरी एंट्री क्योंकि हो गया ये, इसे आप दिखाना नहीं है, दिखा चुके आप, दोबारा नहीं दिखाना, आप दिखा दिया आपने। दूसरा चले जाएगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट के कहां पे जाओगे आप, लाइबिलिटी साइड में, और लाइबिलिटी साइड के कहां जाओगे आप, करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी के कहां पे जाओगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। उसको यहां शो कर दोगे बस, इसके अंदर नोट जो भी बनेगा 2,10,000 आ जाएगा यहां, समझे बात। ये था प्रोविजन फॉर टैक्स। अरे हाँ 90, किसने 2,10 गड़बड़ करवा दिया, 2,10 आएगा, ये 90 आएगा, 2,10 नहीं आएगा, मेरे से गड़बड़ हो गया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मुझे लगा वो माइनस करके आया। यहाँ 90 आएगा, 90 आएगा, मेरी तरफ से मिस्टेक हुआ था, 2,10 नहीं आएगा, 90 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, 90 आएगा भाई, 90 आएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले एडजस्टमेंट पे चले। तो आप अगर कंपेयर करोगे ना, तो सेमेस्टर 1 से तो काफी छोटे एडजस्टमेंट है इसके, लेकिन काम जब कर रहे थे आपने नोटिंग अगर किया होगा घर पे, तो आपको पता लग रहा होगा लेंदी है ये सर। चलिए अब आ जाता है डिविडेंड की बात करते हैं। हम इस एडजस्टमेंट को पहले से करने से पहले ना डिविडेंड को एक बार समझ लेते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन भी करेंगे। डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड, सर डिविडेंड क्या होता है, पहले तो ये समझो कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड होता है जैसे कि हमने क्या करा, मान लो सपोज करो सेल किया, सेल किया 1 लाख, और मेरा खर्चा हुआ एक्सपेंस मान लो
50,000। तो मेरे पास जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट कितना आया? 50,000। इसमें से मान लेते हैं कि माइनस कर देते हैं हम। आप सेमेस्टर 3 में जाओगे ना, जब एफएम पढ़ाऊंगा तो ये पूरी सीक्वेंस आपको पता होगी। माइनस कर देते हैं टैक्स। टैक्स मान लेते हैं कि 20,000 है, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया वो कितना आया? 30,000। जो ये प्रॉफिट आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000, इस 30,000 अगर आपने अपने बिजनेस को एज कंपनी बना रखा है तो इस पे हर प्रॉफिट पे अधिकार एक ही का होता है, मालिक का। और कंपनी के अंदर जो मालिक या ऑनर होता है ना, वो कौन होता है भैया? शेयर होल्डर होता है। वो कौन होता है? शेयर होल्डर। सोल प्रोप्राइटर में मैं मालिक हूं, पार्टनरशिप में 2 पार्टनर मालिक हैं, और कंपनी के अंदर कौन मालिक होता है? शेयर होल्डर। तो ये पैसा जाएगा शेयर होल्डर को। क्योंकि शेयर होल्डर एक नहीं होता किसी कंपनी के अंदर, मल्टीपल बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। जैसे मान लो कि हमारी कंपनी के अंदर वो कितने शेयर होल्डर हैं? सपोज करो 3,000 शेयर होल्डर हैं। फेस वैल्यू से मतलब नहीं है, 3,000 नंबर से मतलब है। तो 3,000 शेयर होल्डर है, तो हम क्या करेंगे या 1,000 शेयर होल्डर मान लेते हैं, 1,000 शेयर होल्डर मान लेते हैं, 1,000 शेयर होल्डर मान लिया, ठीक है ना? 1,000 शेयर होल्डर है हमारी कंपनी में। तो अब इस 3,000 को हमें इसको देना है कि नहीं देना है? यहां मुद्दे की बात आएगी। अब हम इस 3,000 को देंगे नहीं देंगे, कितना देंगे, इसके लिए हमें एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। क्या बुलानी पड़ेगी? एक मीटिंग। और इस मीटिंग का नाम होगा हमारा एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम बोलते हैं एजीएम। आप बिजनेस लॉ में पढ़ेंगे। इस मीटिंग का नाम होता है एनुअल जनरल मीटिंग। मीटिंग क्या होता है? कई बच्चों को मीटिंग का भी थोड़ा सा मैं अगर इमेज दिखा दूं, मीटिंग एजीएम, सिर्फ एजीएम लिखेंगे वैसे ही आ जाएगा ये। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। लाइक काइंड ऑफ हिंदुस्तानी डालते ही नहीं अपनी मीटिंग का कुछ फोटो। इन इंडिया आ जाओ भाई, ये मान लेते हैं। ये किसका है भैया? प्रॉपर मीटिंग 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 एजीएम एजीएम। फोटो ज्यादा खिंचवा रहे हैं यहाँ पे पब्लिक के साथ। विद पब्लिक आ जाओ भाई, अब तो आ जाओ। हाँ, थोड़ा बहुत ये दिखा है। वैसे ऑडिटोरियम में होता है, आप लोग रेगुलर कॉलेज के बच्चे हो तो वो जो मीटअप वगैरह होता है उस तरीके से रखते हैं मीटिंग में। मान लेते हैं कि ये है, मैं इमेज निकाल लेता हूं इसको। इंडिया लिखा है ना, तब भी अंग्रेजी आए। खैर अब तो डिजिटल मीटिंग हो गई है स्टार्ट। ये रहा, देखो, जैसे सपोज करो आप देखना मीटिंग है। मीटिंग में अगर आपको विजुलाइज हो तो मैं समझाता हूं। ये जो यहाँ पे पर्सन बैठे हुए ना, यहाँ पे ये जो स्टेज है, ये सारे के सारे जो बैठे होते हैं ये होते हैं चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ये। कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इस जो सारे हैं इसमें से एक इनका मेन पर्सन होगा, स्पोक पर्सन, उसको बोलेंगे चेयरमैन। अब चेयरमैन जो है, जो कंपनी की मीटिंग चल रही है और ये सभी जो आपको दिख रहे हैं इतने सारे बैठे हुए हैं, ये कौन है पता है? शेयर होल्डर। ये सब कौन है? शेयर होल्डर। तो अब हम इन सभी शेयर होल्डर से एक क्वेश्चन पूछेंगे। बोलेंगे भाई हमारी कंपनी का मुनाफा हुआ है 30,000।
हमारी कंपनी का मुनाफा हुआ है 30,000। अब हम आपको इसको देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ख्याल आ रहा है कि इसमें से एक हम 10,000 बचा लें और 20,000 आपको दे दें। यानी वो चाहते हैं कि इसके अंदर से वो कितना बचा लें, 10,000, और कितना दे दें आपको, हम 20,000 दे दें। अगर इसमें से 51% मेरी बातों से सहमत हो जाएंगे, यानी 51% अपना हैंड रेज करेंगे, जिसको बोलते हैं शो ऑफ हैंड, तो अपना हैंड रेज करेंगे तो गिन लेगा, वो काउंटिंग हो जाएगा। काउंटिंग होने के बाद क्या होगा कि अगर 51% ओके बोलते हैं तो मैं ऐसे ही काम करूंगा। अगर 51% एग्री नहीं होते हैं, बोलते हैं नहीं भैया पूरा दो हमें, तब मैंने जो उनके सामने प्रपोजल रखा है, मैं क्या कर रहा हूं, इनको ऐसा नहीं बोल रहा कि ये होगा, मैं पूछ रहा हूं। तो जब भी किसी से पूछा जाता है तो उसको बोला जाता है प्रपोजल रखना, प्रपोज करना। कंपनी ने तो डिविडेंड देना है, लेकिन प्रपोज करेगी पहले। प्रपोज करने के बाद या फाइनल करेगी पहले, प्रपोज करने के बाद फिर डिक्लेयर होगा। प्रपोज करने के बाद क्या होगा हमारा, डिक्लेयर। डिक्लेयर तब तक नहीं कर सकती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल दे कि हम इतना डिविडेंड तुम्हें दे रहे हैं, अकाउंट नंबर बताओ, ये लो तुम्हारा डिविडेंड आ गया। तो ये तो तब होगा ना जब यहां पे मीटिंग में जितने पर्सन बैठे हैं और ये सभी पर्सन हमें एक सहमति के साथ एक हमारा पास कर दे रेजोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब इन्होंने मान लो पास कर दिया, तो अब क्या होगा, अगर इन्होंने पास कर दिया तो होगा क्या, जो ये 1,000 रुपए है ना, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग ये रिजर्व हो गया, एक तरीके से काइंड ऑफ कह सकते हो रिजर्व हो गया ये। और बाकी 2,000 है, ये इन लोगों में बट जाएगा, 2,000 इन लोगों में बट जाएगा। तो 2,000 कैसे बांटेंगे, नंबर ऑफ शेयर 1,000 है तो 2,000 बांट देंगे, तो हर एक व्यक्ति को पर शेयर होल्डर कितना चले जाएगा हमारा, 20 रुपए, या 20,000 था ना, 20,000 बच गया। तो 20 रुपए पर शेयर होल्डर हम क्या करेंगे, लोगों को देंगे। तो 20 रुपए पर शेयर होल्डर जो दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। अब ये डिविडेंड 20 रुपए किसने बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि मैं इस बार कह रहा हूं कि मैं आपको 20 रुपए पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं, क्या आप एग्री हैं? तो अब ये काम कब हो रहा है, बैलेंस शीट के बनने के बाद हो रहा है। कब हो रहा है ये, क्योंकि बिना P&L के कैसे ये बोलेगा, ये बात बोल सकता है कि बिना P&L के, यानी बैलेंस शीट बन चुकी है। अब भैया इसको बैलेंस शीट बनने के बाद अब ये काम करेंगे तो कैसे जगह लगाएंगे उसके अंदर, है ना एक चैलेंजिंग, आप सोचो। क्योंकि ये मीटिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि बैलेंस शीट ना बन जाए, क्योंकि हम P&L के बेसिस पे तो बोलेंगे। अब हमने अंदाजे से बोल दिया 50 रुपए हम डिविडेंड देंगे, पता चला P&L बनाए तो लॉस आ गया, तो नहीं हो सकता पॉसिबल। तो हमने इस मीटिंग में करा, तो अब यहां पे हमने क्या करा, प्रपोज करा है, या फिर मैंने डिक्लेयर किया है। अगर इसी टाइम पे हो जाता है कि मैंने पेड कर दिया तो ये अलग बात है। तो हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, वो कहता है कि बैलेंस शीट में आप उन्हीं चीज को दिखाइए जो कि हो चुका है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैलेंस शीट बैठ के बना रहा हो और उस सोच ले कि मैं 20 रुपए का तो डिविडेंड दूंगा, सोच लिया और बैलेंस शीट के अंदर डाल भी दिया उसने, और जब हम मीटिंग में गए और शेयर होल्डर ने मना कर दिया, तो मेरी बैलेंस शीट गलत हो गई ना, क्योंकि हमने 20 डाला, शेयर होल्डर ने मना कर दिया भाई, अब हमें 30 डालना पड़ेगा। तो इसलिए पहले हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर हमें पेड कब करेंगे, जब हमारा क्या हो जाए, वो प्रपोज हो जाए, डिक्लेयर हो जाए, और क्या हो जाए, या फिर फाइनल हो जाए। तो जब फाइनल डिविडेंड हो जाएगा तब बैलेंस शीट के अंदर आएगा। अगर हमारा फाइनल डिविडेंड नहीं होगा तो उसको हम प्रपोज डिविडेंड या फिर एज अ हम डिक्लेयर डिविडेंड के नाम से छोड़ देंगे। अब देखो, मैंने बोला प्रपोज डिविडेंड तो इसका मतलब पेमेंट नहीं हुआ, मैंने बोला डिक्लेयर डिविडेंड इसका मतलब पेमेंट नहीं हुआ, मैंने बोला डिक्लेयर एंड पेड डिविडेंड तो क्या हो गया, ये पेड हो गया। तो अगर कोई डिक्लेयर या प्रपोज है तो AS4 बोलता है इसको कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी में दिखाइए और इसको आप बैलेंस शीट के अंदर मत दिखाइए। अगर पेड हो जाता है तो उसको बैलेंस शीट के अंदर आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करके उसको बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। सर कॉर्पोरेट अकाउंट 4 में था, बैक आ गई है, अब मैं ये कोर्स कंटेंट वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है।
समझ में आई बात मैं क्या समझा रहा हूं? और कई बार ऐसा होता है कि ये मीटिंग ही कई बार बीच में बुला लिया जाता है, दैट इज जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग, मीटिंग तीन तरीके की पढ़ते हैं हम आगे चल के। जर्नल मीटिंग होता है, स्टेचुरी मीटिंग होता है, और एनुअल जर्नल मीटिंग होता है। एनुअल से नाम क्लियर है कि इस साल में एक बार होगा प्रॉफिट एंड लॉस। और जर्नल मीटिंग कब होता है? जब भी कोई आपातकाल हो जाता है बुला लेते हैं। जैसे अभी एक इंडसेंड बैंक के साथ कोई केस हुआ था, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जर्नल मीटिंग। और जर्नल मीटिंग क्यों बुलाते हैं? कि कुछ चीजें हमें बहुत अर्जेंट बेसिस पे करना हो। तो उसमें क्या होता है कि हम साल का एंड ये सब बनाने का इंतजार भी नहीं करते हैं, और इनको बोलते हैं बड़ा बढ़िया मोटा टेंडर मिल गया है। टेंडर का मतलब समझते हो? कि हमें एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, जिसका प्रॉफिट तो होगा। जैसे मान लो मुझे मिल जाए कि भैया हमें पूरे पंजाब के अंदर मेट्रो बनाना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो पता चल गया कि भैया मुनाफा कितना कमाने वाला हूं। तो हम क्या करते हैं, साल के अंत का इंतजार नहीं करते, साल के बीच में ही हम क्या करते हैं, बोल देते हैं डिविडेंड दे दो। तो जब साल के बीच में डिविडेंड दिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कभी भी प्रपोज नहीं होता है, इंटरिम डिविडेंड कभी भी डिक्लेयर नहीं होता, वो सीधा पेड होता है, ले जाओ भाई तुम। और फिर उसका अप्रूवल हम कब ले लेते हैं? एजीएम के टाइम पे। तो डिविडेंड के अंदर भी काफी टाइप हो गए। कौन कौन से टाइप हो गए भैया? प्रपोज डिविडेंड हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया, डिक्लेयर डिविडेंड हो गया, या फिर फाइनल डिविडेंड हो गया। ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो किसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, आइए वो देखते हैं। अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड जो है, डिविडेंड जो है हमारा डिविडेंड है, एक तो हो सकता है, शिट, एक हो सकता है हमारा फाइनल डिविडेंड, ये थोड़ा फाइनल डिविडेंड, ये मैं कर देता हूं पहले, इंट्रीन तो दे ही रखा है, फाइनली।
नाउ क्लियर है? नाउ क्लियर वॉइस? अब ठीक है? यस। तो मैं क्या बता रहा था, हमारे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर अ डिविडेंड 12%। तो 12% किसके ऊपर? मान लिया जाए मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 5 लाख, और उसके ऊपर अगर हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं तो 5 लाख के ऊपर हमने क्या निकाल लिया, 12%, तो जो कि हुए 60,000। कहता है ऑन पेड अप कैपिटल, भैया पेड अप कैपिटल पे था इंक्लूडिंग इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड के साथ था वो। क्वेश्चन जब आएगा इंटरम डिविडेंड का तो देख लेंगे। अभी सिंपल समझो, क्या इस डिविडेंड का पेमेंट हुआ है? सिर्फ क्या किया है इसने, डिक्लेयर ही तो किया है, पेमेंट तो नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। और इसे हम कहां डालेंगे, बैलेंस शीट के फुट नोट में एज अ कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी में दिखा देंगे हम 60,000 रुपए। बस समझे बात, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी में दिखा देंगे 60,000। क्लियर है यहां तक? इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट नहीं है ना, इंटरिम डिविडेंड तो पेड होता ही। मान लो इंटरिम डिविडेंड जो होता है उसको कैसे करेंगे, मैं अलग से एक इंटरिम डिविडेंड का कर दूंगा, ठीक है। आइए अब आगे कहता है अब फाइनल डिविडेंड, अब फाइनल डिविडेंड आ गया 15%। तो इस वर्ड पे थोड़ी जाएंगे, वॉज प्रपोज्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड विच हैज बीन डिक्लेयर, जो कि डिक्लेयर भी हुआ, प्रपोज एंड पेड ड्यूरिंग द 21-22। अब 21-22 में जो पेमेंट होगा उसी को हम रिफ्लेक्ट करेंगे। यानी आपका 20-21 पिछले साल हुआ था कुछ बात, लेकिन पेमेंट कब हो रहा है, वो 21-22 में। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट अगर हम बना रहे हैं 2021 और 2022, तो इसमें हम रिफ्लेक्ट करेंगे। 2020 और 21 के अंदर तो डिक्लेयर प्रपोज हुआ था, तो वहां पे तो दिखाया नहीं होगा, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में होगा। लेकिन इसका पेमेंट कब हो रहा है, 21-22 में, तब दिखा देंगे। कहते हैं एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वाली बात वही है, जनरल रिजर्व प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जनरल रिजर्व का प्रपोज हो चाहे कुछ भी हो, वो चला जाता है, उसके लिए अप्रूवल नहीं चाहिए हमें। तो यहां पे फाइनली हमारे पास देखा जाए ये डिविडेंड पेड हो रहा है, हम 21-22 का बना रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम चले जाएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, और लाइबिलिटी में कहां जाएंगे हम, रिजर्व एंड सरप्लस। एंड वहां से हम कर देंगे लेस डिविडेंड, वहां से लेस हो जाएगा, समझे। अब जितने भी हो, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 3 लाख रुपए का शेयर था, रुपए का बोल रहा हूं मैं, और क्वेश्चन ने कहा है कि भैया कितने परसेंट दे रहा है वो, 15%, तो डिविडेंड क्या बनेगा बताओ, 15% यानी 45,000, वो माइनस कर देंगे। दूसरी एंट्री चला जाएगा बैलेंस शीट के, कहां चला जाएगा, एसेट्स में। एसेट्स के बाद कहां जाओगे भैया, करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स के बाद कहां जाओगे आप, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश एंड, एक क्वेश्चन कराया भी था, वहां पे जाके भी माइनस हो जाएगा आपका कितने, 45,000। तो जब डिविडेंड आपका पेड होगा तो उसको इस तरीके से दो जगह रिफ्लेक्ट करेंगे, और डिविडेंड डिक्लेयर विक्लेयर है तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली छोड़ देना है उसको। पहले सरकार ना इस डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी वसूला करती थी, जिसको बोला जाता था कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब हालांकि सरकार ने वो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है, तो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप पुराने साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो वहां देखने को मिलेगा, तो कई बच्चे परेशान हो सकते हैं। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स क्या हुआ करता था, इस 45,000 पे सपोज करो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बता दिया मैंने, CDT बता दिया। CDT कितना बता दिया, सपोज करो 10% बता दिया। पहले अलग ही था, अब तो हट ही गया है, खैर वो। तो हम क्या करते थे, 45,000 रुपए के ऊपर 10% और निकाल लेते थे, तो कितना आ गया हमारा, 4500। और इस 4500 को भी यहां से लेस कर देते थे हम, 4500। और इस 4500 की दूसरी एंट्री पता है कहां चले जाता था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। इस 4500 की दूसरी एंट्री कहां चली जाती थी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। उस टाइम पे हम कोई भी डिविडेंड हो, प्रपोज डिविडेंड हो, डिक्लेयर डिविडेंड हो, एनी काइंड ऑफ डिविडेंड, हम उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया करते थे। लेकिन अब जो हमारा टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है, वहां से बोला गया
अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स में क्या था फंडा कि यहां पे टैक्स लग जाता था और जो शेयर होल्डर थे उनको डिविडेंड पे टैक्स देना ही नहीं होता था। गवर्नमेंट ने बोला भैया हम कंपनी से टैक्स को हटा रहे हैं, अब बस शेयर होल्डर टैक्स देगा। 16 एडजस्टमेंट के अंदर चलो बच्चे वही पूछ रहे हैं कि सर क्या इंटरिम डिविडेंड नहीं करेंगे। सपोज करो अगर इंटरिम डिविडेंड मेरा है यहां पे 5 लाख, सपोज करो इंटरिम डिविडेंड है 5 लाख, तो उसका यही ट्रीटमेंट हो जाएगा, एक रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से माइनस होगा। वैसे जैसे डिविडेंड पेड का होगा वैसे इंटरिम डिविडेंड, अगर इंटरिम डिविडेंड ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होगा, वो एक ही एंट्री होगा। एडजस्टमेंट में है तो 2 जगह चला जाएगा। ठीक है, क्या सभी स्टूडेंट को यहां तक लगभग हमने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी होगा उसमें इस टाइप के एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। सभी स्टूडेंट को क्लियर है यहां तक? तो हम एक क्वेश्चन ट्राई करें क्या? जो बच्चे बोल रहे थे सर हमें रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, तो एक ये क्वेश्चन है, इसके अंदर बोला गया भैया आप सिर्फ और सिर्फ बनाइए रिजर्व एंड सरप्लस और नथिंग। इसके ऊपर देखो बीकॉम ऑनर्स में 2017 में भी पूछा गया और मेरे ख्याल 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है इसके ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन। तो मुझे क्या बनाना है, और क्वेश्चन ऊपर बोल देता है एप्रोप्रिएशन बनाओ, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट भी बोल देता है और कई बार बोल देगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ। तो मैं फटाफट से यहां पे क्या करूंगा भैया, मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे आ जाइए रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाते हैं। अब यहां पे आपको 2 प्रॉफिट मिलेंगे। मैं यहां पे लिख लेता हूं एक ओल्ड, ठीक है, और यहां नीचे या फिर एक ही जगह लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहता है फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 द प्रॉफिट एंड लॉस 7,20,000 वॉज क्रेडिट एंड देयर वॉज अ क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड। यानी हमारे पास एक तो प्रॉफिट एंड लॉस है सरप्लस, एक सरप्लस, ये ऊपर तो हम रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह दिखा देंगे, सरप्लस ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला जो दे रहा है आपको वो दे रहा है दैट इज 4,10,000, और एक ड्यूरिंग द ईयर यानी करंट ईयर का है, कितना है करंट ईयर का, 7,20,000 है, 10 है, 7,20,000 बिफोर टैक्स है वो भी, हे भगवान वो भी क्या है बिफोर टैक्स, 7,20,000। तो अब हमें यहां टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट में जा रहा है। बैलेंस शीट में कौन से वाला आता है, आफ्टर वाला आता है। कौन से वाला आता है, आफ्टर। तो मैं यहां लिख ही नहीं रहा, जो सीखा है तो हम यहां पे लिख लेते हैं सरप्लस, और कितने का है 7,20,000। इसमें से पहले टैक्स माइनस करेंगे फिर बैलेंस शीट में उठा के लेके जाएंगे, समझे बात है? तो आइए आगे देखते हैं क्या कहता है। द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट 30,000, 6% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का एक, यानी कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 30,000, 100 रुपए का एक, तो नंबर की बात करें तो 30 लाख का हो गया, 6% जो डिविडेंड देना होगा। 40,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपीज ईच, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो कंपनी के पास है 40,000, तो 40,000 तो 4 लाख का हो गया ये। आगे क्या कहता है, 4 लाख है, सॉरी 4 लाख तो 40 लाख का हो गया ये। आगे कहता है इंटरिम डिविडेंड इक्विटी व्हाट पेड ड्यूरिंग द ईयर 7.5%, 7%, 7.5% का हमने इंटरिम डिविडेंड दिया है। अब नीचे कहता है भैया और भी कुछ काम है, हमें डिविडेंड पेड करना है प्रेफरेंस शेयर पे। ठीक है भैया, लो भैया हम प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पेड करेंगे, तो यहां लेस कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितने परसेंट है, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड 6%, तो 6% 3 लाख पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 18 लाख, सॉरी 30 लाख पे 6% कितना होगा, 1,80,000, यही होगा ना। 6% निकालोगे प्रेफरेंस शेयर पे तो 3 लाख। पे फाइनल डिविडेंड 5% ऑन इक्विटी शेयर, 5% इक्विटी पे भी देना है, तो लेस कर देंगे भैया हम। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड कितने परसेंट, 5%, तो 4 लाख पे 5% कितना हो जाएगा, 40 लाख पे 2 लाख, कितने हो जाएंगे, 2 लाख। आगे कहता है प्रोवाइड टैक्सेशन 2 लाख। अच्छा भैया 2 लाख टैक्सेशन है, यहां से टैक्स माइनस करेंगे 2 लाख, और बचा कितना अल्टीमेटली 5,20,000, और ये 5,20,000 हम क्या करेंगे, यहां पे दिखा देंगे 5,20,000, समझे बात, ये 5,20,000 हम
यहां पे दिखा देंगे। कहता है ट्रांसफर 2.5% करंट ईयर प्रॉफिट जनरल रिजर्व, तो इसका 2% करना है तो लेस कर देंगे जनरल रिजर्व। कितना? 2.5%, तो 5,20,000 का 2.5% करना है। 5,20,000 का 2.5% करना है तो 13,000, और यहां पे आ जाएगा ऊपर जनरल रिजर्व कितना? 13,000। द प्रोवाइड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इतने परसेंट, ये दे रखा है, हालांकि अब नहीं आएगा आपके पेपर में। देखो मैंने कहा ना 2017 में था तो क्वेश्चन में बना हुआ है, हालांकि ये नहीं आएगा। लेकिन कुछ बच्चे जब बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो सर इसका क्यों लिया, नहीं लिया, तो अगर लेते हैं तो कैसे करते हैं। वैसे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, बस मैं टोटल वोटल करके यहां पे दिखा दूंगा। इन सभी को क्या करूंगा, इसमें से एक एक करके माइनस कर दूंगा। डबल एंट्री नहीं कर रहा क्योंकि इसका रिजर्व एंड सरप्लस। डबल एंट्री अगर पूछो तो पीएसडी माइनस हो जाएगा। कहां से माइनस हो जाएगा भैया? माइनस हो जाएगा कैश में से। ईएसडी भी कैश में से माइनस हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस ऊपर ही चला गया। एक इंटरिम डिविडेंड रह गया, उसको भी लेस कर देंगे यहां से। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कितना था? 7.5% था, जो 40 लाख का 7.5%, तो 3 लाख, ये भी माइनस हो जाएगा। ये लो, अब हमें क्योंकि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी है तो इसलिए उसको भी माइनस करना पड़ेगा। लेस सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पता है किस पे लगता था? डिविडेंड पे। तो डिविडेंड कितना है? सारे डिविडेंड पे। तो डिविडेंड एक है 1,80,000, एक है 2 लाख और एक है 3 लाख। तो 3 और 2 5, 6 लाख 680। इसके ऊपर लगा दो 20.358%, तो 680 20.358%, ये आ गया 1,38 समथिंग, 1,38,434। ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को टोटल करके इसमें से सीधा ही माइनस कर दो। इस प्रॉफिट का टोटल करेंगे 410 प्लस 520, ये आ गया 930। अब इसमें से एक एक करके माइनस कर दो। 1,80,000 भी, और माइनस कर दो 2 लाख भी, और माइनस कर दो 13,000 भी, माइनस कर दो 3 लाख भी, और माइनस कर दो 138,434 भी। तो ये आपका आ गया अल्टीमेटली 98,566। और अब इन दोनों का टोटल कर दो प्लस में 13,000, तो ये चला जाएगा आपका 11,1566। ये कहाँ चला जाएगा साहब? ये चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब बनाएंगे नोट नंबर 2 में पहुंच जाएगा ये, समझे? पर अभिजीत इंटरिम डिविडेंड कैश में से तब माइनस होगा जब एडजस्टमेंट में हो, अगर एडजस्टमेंट में नहीं है तो सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होगा। ठीक है, समझ में आया? हालांकि मैं अगेन कह रहा हूं कि ये वाला जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट हट गया है, लेकिन कुछ बुक में, पुरानी बुकों में मिलेगा, तो मैंने करके दिखा दिया है। ये एडजस्टमेंट को आपको मानना ही नहीं है कि जीवन में है भी एडजस्टमेंट, ये नहीं है, पुरानी बातें हो चुकी है, लॉ से खत्म कर दिया गया है। तो आपका ये एडजस्टमेंट खत्म हो गया, तो आपका क्वेश्चन यहीं तक बनता, और यहां माइनस करके सीधा टोटल कर देते हैं। अब डबल एंट्री की बात करोगे, सर पीएसडी चला जाएगा कैश में से माइनस, ईएसडी भी कैश में से माइनस चला जाएगा, जनरल रिजर्व ऊपर ही चला गया, इंटरिम डिविडेंड भी कैश में से माइनस होगा क्योंकि एडजस्टमेंट पे दे रखा था, सीडीटी चला जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, वैसे अब होगा भी नहीं। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ये क्लियर है? बताइए। हमारा अब सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, और हमारे फाइनल अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक इंड एस होता है, मैं अगली क्लास में उस पर भी डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर डिवीजन 1 डिवीजन 2 भी हमें पढ़ना है। ओपीसी की भी बैलेंस शीट है जिसको हम देखेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है, एक एक क्वेश्चन उसमें होगा। और एक हमें डिवीजन 1 वाली जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हमें बैलेंस शीट भी बनाना पड़ सकता है, और उसके रेशियो भी निकालने पड़ सकते हैं, जो 12-13 रेशियो है वो भी निकालने पड़ेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये मैं समझा रहा हूं। तो कहता है फॉर द ईयर एंडेड हमारा दिव्या लिमिटेड बिफोर टैक्स अनाउंसमेंट 36 लाख रुपए का प्रॉफिट था। देयर वाज द क्रेडिट बैलेंस, पहले से 20,80,000 का पड़ा हुआ था। ब्रॉड फॉरवर्ड प्रीवियस ईयर द पेड अप कैपिटल हमारा कितना है? 10 लाख इक्विटी, तो 1 करोड़ इक्विटी हो गया हमारा। और प्रेफरेंस शेयर हमारा दे रखा है, ये भी आ गया। द कंपनी मेक अ प्रोविजन 27.5% इनकम टैक्स, तो आप टैक्स जैसे माइनस किया था वैसे ही करोगे। द कंपनी पेड 18-19 के अंदर, अब हम चल रहे हैं कब? 2020 के अंदर। 18-19 में 15 लाख ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड फॉर 18-19 का डिविडेंड अब हम अभी पेड करेंगे भैया ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख रुपए। फॉलोइंग एप्रोप्रिएशन आपको गिवन है क्या क्या? प्रोवाइड डिविडेंड
ऑन प्रेफरेंस शेयर 2 भैया, प्रोवाइड फाइनल डिविडेंड 10% इक्विटी शेयर 2 भैया, ट्रांसफर जनरल रिजर्व में करो कर दो भैया, प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल एंड रिजर्व एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑल्सो शो द आइटम अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो 2019 में आया, ये मैं आपको सिंपल होमवर्क में देने जा रहा हूं, अगली क्लास के अंदर इसका सोल्यूशन मैं बोर्ड पे ही कर दूंगा। समझ में आई बात आपका? तो सिंपली पहले क्वेश्चंस का आप समरी बनाइएगा, उसके हिसाब से आपका हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं और आप जरूर प्रैक्टिस करते रहें, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा लास्ट टाइम पे आपका सब कुछ ऐसा लगेगा हाथ से छूट गया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? कल क्लास होगी तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, नहीं तो मंडे तो आपकी क्लास है ही है। और मैं कल वाली क्लास में रिकॉर्ड क्या करूंगा, फाइनल इसी सब्जेक्ट का अगर मुझे लेना हुआ तो 10 ईयर के पिछले साल जो क्वेश्चंस आया था वो मैं सीधा कर लूंगा, ठीक है ना। ताकि मैं अगर आपको बताऊं ना तो बस मुझे अब आपको क्वेश्चंस करके उसको करने का तरीका बताना है, ना तो मुझे कोई एडजस्टमेंट सिखाना है, ना मुझे फॉर्मेट सिखाना है, ना कौन सा अमाउंट किधर जाएगा, सब पता है। लेकिन जब करते हैं तो क्या सिस्टम बनेगा, उलझो ना इतने सारी चीज में, बस मुझे ये बताना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास हमारा परसों रहेगा शाम को 6 बजे और फिर आगे कंटिन्यू हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। कल का क्लास का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन समझा दो सर एक बार, लास्ट क्वेश्चंस का डिविडेंड वाला समझा दो। डिविडेंड वाला देखो ये तो सिंपल सा है, डिविडेंड किस पे निकाला, इसके ऊपर मैंने 6% निकाला तो 663 यानी 18 1,80,000। फिर इसके ऊपर मैंने निकाला कितने परसेंट, 5% तो 2 लाख आ गया। फिर इंटरिम डिविडेंड 7% है तो 7% भी इसके ऊपर ही निकाला, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, इन सभी डिविडेंड को जोड़ लिया, उसके ऊपर मैंने 20.358% निकाल लिया जो ये आ गया, ठीक है।